शुरुआत मैं करना चाहूँगा मिलिंद कांबले साहब से। मिलिंद कांबले साहब, सबसे पहले आपके पीछे आने का आपके पास आने का मकसद ये है कि आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के पक्ष में, आरक्षण के विरोध में जब भी कोई दलील दी जाती है तो एक बड़ा पैमाना होता है आर्थिक का। तो आप चूंकि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री के फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, आपके हिसाब से आर्थिक पैमाना कितना व्यवहारिक है और पिछले आज़ादी के बाद से इस पैमाने में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज जो चर्चा चल रही है कि आरक्षण के बारे में, ये तो लगातार हमारे देश में चलती आ रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रिजर्वेशन का प्रावधान जो रखा गया, जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अच्छा, ये अफर्मेटिव एक्शन क्यों लाई गई? क्या यह रिजर्वेशन जो है वह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है क्या? तो नहीं है। यह प्रावधान इसलिए लाया गया है कि हमारे देश में जो है वह रिप्रेजेंटेशन सबको मिलना चाहिए। देखिए, जैसे शिक्षा में हो, नौकरी में हो या राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? 2000 अंडर रिप्रेजेंटेड, जो लोग अंडर रिप्रेजेंटेड है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे हमारा अभी संसद है जिसमें 445 के अराउंड जो सीट्स है, उसमें लोक संख्या जो है उसके अनुपात में 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रखा गया। ये तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और फिर बाकी जो शिक्षा में है वो बाकी अलग है। तो यह जो रिजर्वेशन रखा गया वो इसलिए कि इस तबके के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए या लोकल बॉडीज में होना चाहिए। यह एक बेसिक यानी कि रिजर्वेशन की जो व्याख्या है वह यह है कि रिप्रेजेंटेशन टू हुम दोज आर अंडर रिप्रेजेंटेड। तो उस इसमें अगर हम देखेंगे तो यह कहना थोड़ा उचित नहीं रहेगा कि इनको तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अब कितने साल इनको आरक्षण लेना चाहिए या वगैरह वगैरह जो भी डिबेट डिस्कशन हो रहा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको अपना विचार रखने का अधिकार दिया हुआ है, वो बात नहीं है। मगर रिजर्वेशन की जो मूल भावना है वह मूल भावना ये है रिप्रेजेंटेशन। उसकी भावना ये नहीं है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम। यह बात को सबसे पहले हमको इसको समझना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि गरीबी हटाओ वाला नहीं, रिजर्वेशन के जो संविधान की मूल भावना है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हर्षवर्धन जी। देखिए, बड़ा अच्छा हुआ मिलिंद जी ने बताया कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है और आमतौर पर आरक्षण अनादिकाल तक चलाने के समर्थन में एक ये तर्क खोजा गया है और बड़ा हंसते हुए कहते हैं इसे बहुत बड़ी बात कह दी। ये सच है कि समाज को जो लोग छूट गए जिनका हाथ, उनको मुख्य धारा में लाने का है। पहली बात तो मैं कह दूं कि देखिए, मिलिंद कांबले जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। ये उन लोगों में से हैं जो भले ही कुछ भी जो इनके विचार और भी आगे आएंगे, लेकिन इन्होंने खुद को स्वयं को साबित किया है। ये बाकायदा एक ऐसा इंडस्ट्री चैम्बर चलाते हैं जो कम लोग जानते हैं इनके बारे में। ये दलित उद्यमियों का संगठन चलाते हैं। तो एक तो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए इनको बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन एक बात थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आई कि जब मिलिंद जी कहते हैं कि भाई ये तो मुख्य धारा में लाने का है, तो किसे मुख्य धारा में लाने का है? वो समाज जो पीछे छूट गया ना। जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो क्या भारत में जैसे हम कहते थे कि भाई एक वर्ग है, वैसे तो मैं ये सवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा, इन नामों पर भी अब मैं ऐतराज जताता हूं। हम स्वतंत्र भारत के 75-80 साल हो गए, हमें अब इन नामों को बंद करना चाहिए। जब संविधान में वी द पीपुल ऑफ इंडिया है तो उसमें पीपुल ऑफ इंडिया के तौर पर देखना चाहिए। जहां तक रही बात कि जाति के आधार पर, जाति है, जाति तो सब मानते हैं, तो अगर जाति के आधार पर कुछ गड़बड़ है तो उसको संविधान और कानून के दायरे में अगर कोई गलत करेगा तो उसका सीधे सीधे उसका जिसको कहते हैं ना टूल है उसको ठीक करने। अब मूल बात,
और मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के हवाले से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि राजभर जी भी तो पिछड़े समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं। आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण की बात की थी, आरक्षण दिया था कि जो पिछड़ा है, जो वंचित है, पिछड़ा मतलब ये ओबीसी वाला पिछड़ा नहीं, पिछड़ा वाला जो किसी भी संदर्भ में पीछे छूट गया है, उसको लाना है। अब आप डीएम बन गए, एसपी बन गए, सीएम बन गए, गवर्नर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, फिर भी उनका बच्चा आरक्षण का लाभ ले रहा है। क्या इस तरह से देश के सभी वर्गों को कभी आरक्षण मिल पाएगा? और आरक्षण, कई लोग हम डिबेट करते हैं तो कहते हैं कि देखिए इससे जाति तो जा ही नहीं रही। इसका मतलब कि जो समाज में बेहतरी का जरिया था, कुछ लोगों को उसका लाभ निश्चित तौर पर मिला, कुछ वर्ग बाहर भी आए, लेकिन जो होना चाहिए तो 75-80 साल में नहीं हुआ। और अगर इतने लंबे कालखंड में नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा ये अभी का जो आरक्षण देने का तरीका है, ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ में फ्लॉ है। उसको ठीक कैसे करेंगे? उसको ठीक करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। उसको ठीक करने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, कायस्थ है, तो आज के समय में कौन सी जगह पर यादव है जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? किस समाज में कोई पटेल जाति का है, कुर्मी है, चाहे पटेल गुजरात का हो, चाहे पटेल हमारे उत्तर प्रदेश का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए? क्या जो संपन्न समाज है, जो मजबूत समाज है, वो सिर्फ इसलिए कहेगा कि राजनीतिक वजहों से उसको सेंट्रल या स्टेट की लिस्ट में ओबीसी में डाल दिया गया? क्या ये खतरनाक नहीं है? और अगर इस राजनीति का जो लोग समर्थन कर रहे हैं तो वो सचमुच देश का भला करना चाह रहे हैं, संविधान सभा की जो मूल भावना थी उसके साथ खड़े, या वो एक स्तरहीन राजनीति को लगातार बढ़ावा देना चाहते हैं? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, वर्गीकरण करिए, एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिला उनको, दूसरे लोगों को शामिल कीजिए। अगर आपको लगता है 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी आप समय तय कर लीजिए कि उसमें भी कोई गड़बड़, तो उसको भी सुधारिए, लेकिन ये वाली व्यवस्था ठीक नहीं। आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए, जरूरतमंद को मिलना चाहिए।